राधे राधे आप सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 52 से लेकर सेक्शन 55 तक के प्रोविजन। किससे डील करते हैं 52 से 55? 52 से 55 डील्स विद कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कैरेक्टर क्या होता है। कैरेक्टर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी विच डिस्टिंग्विशेस वन पर्सन फ्रॉम अनदर। तो क्या होता है कैरेक्टर? कैरेक्टर मतलब क्वालिटी का कॉम्बिनेशन जो एक पर्सन को दूसरे से अलग बनाता है। जैसे कि एक पर्सन का नेचर हो गया, उसके हैबिट्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग बनाते हैं। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कैरेक्टर इज समथिंग दैट रिवील्स व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर वो चीज है जो ये रिवील करता है कि आप किस तरह के पर्सन हो, ठीक है। अब हम देखेंगे हाउ अ पर्सन कैरेक्टर कैन बी प्रूव्ड। एक पर्सन के कैरेक्टर को हम किस किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है? उसके पास्ट कंडक्ट से, थ्रू हिज पास्ट कंडक्ट। सेकंड, हाउ ही एक्ट और बिहेव्स इन अ सोसाइटी। एक पर्सन जो है किस तरीके से सोसाइटी में एक्ट करता है, कैसे वो बिहेव करता है, इससे भी हम पर्सन के कैरेक्टर को प्रूव कर सकते हैं। थर्ड, उसकी रेपुटेशन से, यानी उस पर्सन की क्या रेपुटेशन है, इससे भी कैरेक्टर को प्रूव किया जा सकता है। एंड लास्टली डिस्पोजिशन से। डिस्पोजिशन ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन प्रूविंग कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। ओके, तो ये चार तरीके हैं जिनसे पर्सन के कैरेक्टर को प्रूव किया जा सकता है। ओके, तो अब तक हमने थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया है किस किस के बारे में, कैरेक्टर के बारे में और हाउ अ पर्सन कैरेक्टर कैन बी प्रूव्ड इसके बारे में। तो चलिए अब हम सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 52 क्या कहता है जी? सेक्शन 52, इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न्ड इज सच एज टू रेंडर प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल एनी कंडक्ट इम्प्यूटेड टू हिम इज इररिलेवेंट एक्सेप्ट इन सो फार एज सच कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट्स अदरवाइज रेलेवेंट। तो क्या कहा जी सेक्शन 52 ने? सेक्शन 52 ने स्टेट किया है सिविल केसेस में फैक्ट ये है कि किसी कंसर्न पर्सन का कैरेक्टर ऐसा है कि वो कैरेक्टर जो कंडक्ट उस पर्सन पर इंप्यूट किए गए हैं उसे हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बनाता है। तो ये जो फैक्ट है ये इररिलेवेंट है, ठीक है। इंप्यूट का मतलब क्या होता है? इंप्यूट मीन्स आरोप लगाना या फिर आरोप पढ़ना, ठीक है। आगे इन्होंने बोला एक्सेप्ट इन सो फार एज सच कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट्स अदरवाइज रेलेवेंट, यानी सेक्शन के अंदर ही एक एक्सेप्शन भी दे दिए। और वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो कैरेक्टर हमें किसी दूसरे फैक्ट से रेलेवेंट लगता है सेक्शन 5 से 55 में कहीं भी, जैसे कि सेक्शन 7 में, सेक्शन 8 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 15 में, तो उस सेक्शन की रेलेवेंसी बनी रहेगी। दैट मीन्स फिर कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाएगा। ओके, एज सेक्शन 52 किसी दूसरे सेक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। तो कंक्लूजन क्या है जी? सिविल केसेस में पार्टी के कैरेक्टर का एविडेंस एडमिसिबल नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग एन इन्फरेंस एज टू हिज कंडक्ट। कंक्लूजन क्या है जी? सिविल केसेस में पार्टी का कैरेक्टर एविडेंस में एडमिसिबल नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग एन इन्फरेंस एज टू हिज कंडक्ट। ओके, पर्सन कंसर्न मीन्स कैरेक्टर ऑफ पार्टीज टू सूट एंड नॉट कैरेक्टर ऑफ विटनेसेस, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ पार्टीज टू सूट एंड नॉट कैरेक्टर ऑफ विटनेसेस। चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन 52 lays down the broad general principle that the evidence of a party's character cannot be given for the purpose of showing that it renders the conduct imputed to him as probable or improbable. Thus, a party cannot give evidence of his good character for the purpose of showing that it is improbable that he should be guilty of the conduct imputed to him. तो क्या बोला जी इन्होंने यहां पर? इन्होंने यहां बताया सेक्शन 52 जनरल प्रिंसिपल ले डाउन करता है कि पार्टी के कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दिया जा सकता यह दिखाने के लिए कि जो कैरेक्टर है वो उस कंडक्ट को जो उस पे इंप्यूट किया गया है उसको प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बनाता है। Thus,
पार्टी अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकती ये दिखाने के लिए कि जो कंडक्ट उस पर इंप्यूट किया गया है उस कंडक्ट का गिल्टी होना उसके लिए इम्प्रोबेबल है। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। इफ अ पर्सन इज चार्ज with negligent driving, he cannot give evidence of the fact that his character has been such that he could not have been guilty of negligence. Similarly, his opposite party cannot give evidence of the fact that his character had been so bad that he must have been negligent. तो देखो इन्होंने यहाँ कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। एक पर्सन को नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए चार्ज किया गया है। अब वो पर्सन ये एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता कि मेरा कैरेक्टर तो ऐसा है जी कि मैं तो कभी नेग्लिजेंट ड्राइविंग का गिल्टी हो ही नहीं सकता, यानी वो अपना प्रीवियस गुड कैरेक्टर नहीं दिखा सकता। लाइक वो ये नहीं कह सकता कि देखो जी मैं तो गरीबों को चैरिटी करता हूं, कैंसर पेशेंट के लिए फंड प्रोवाइड करता हूं, गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता हूं, या मैं तो ऑनेस्ट पर्सन हूं जी, या मैं रिलीजियस पर्सन हूं जी, तो इसलिए मेरे लिए नेग्लिजेंस का गिल्टी होना इम्प्रोबेबल है। डेट इज वो ये नहीं कह सकता कि चूंकि मेरा कैरेक्टर अच्छा है तो मैं नेग्लिजेंस का गिल्टी नहीं हो सकता। ओके भैया, आप खुद सोचिए, अगर आप अच्छे इंसान हो तो इससे नेग्लिजेंस का क्या लेना देना है। सपोज करके चलिए आप नेग्लिजेंट ड्राइव करके किसी पर्सन को हिट कर देते हो। जैसे सपोज करके चलिए सलमान खान ने फुटपाथ पे सो रहे लोगों पे गाड़ी चलाकर उनको हिट कर दिया, तो अब वो बेशक बीइंग ह्यूमन नाम का चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहा है और काफी अच्छे काम करता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। यानी आप एक्चुअल में इंसान कैसे हो, आपका नेचर कैसा है, इन सभी चीजों से क्या फर्क पड़ता है। आपने नेग्लिजेंट ड्राइव करके किसी को चोट पहुंचाया है, दैट इज इंपॉर्टेंट ना भाई। नेग्लिजेंट एक्ट तो किसी का भी हो सकता है, चाहे वो अच्छा इंसान हो या बुरा हो। ठीक है, तो चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो ना आप। लाइकवाइज जो अपोजिट पार्टी है वो ये नहीं दिखा सकती कि जनाब चूंकि इसका कैरेक्टर बहुत बुरा रहा है तो इसलिए ये ही नेग्लिजेंट रहा होगा। सपोज करके चलिए वो पर्सन बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, छोटी छोटी बातों पर वो लोगों से झगड़ता है, उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, या वो धोखेबाज पर्सन है या बात बात पे झूठ बोलता है, तो जो अपोजिट पार्टी है वो ये नहीं दिखा सकती कि जनाब चूंकि इसका कैरेक्टर बहुत बुरा है इसलिए ये नेग्लिजेंट ड्राइविंग का गिल्टी है। ओके, तो आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिला, कुछ आया समझ में। तो इस एग्जांपल में पर्सन पे क्या कंडक्ट इंप्यूट किया गया है, दैट ही इज चार्ज विद नेग्लिजेंट ड्राइविंग। अब इस पर्सन का जो कैरेक्टर है वेदर ऑफ गुड और बैड, चाहे वो अच्छा हो या चाहे वो बुरा हो, उसका कोई भी कैरेक्टर नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइविंग को ना तो प्रोबेबल बनाता है ना ही इम्प्रोबेबल बनाता है। अगर अभी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आगे हम और भी एग्जांपल्स करेंगे, तब आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, बस पेशेंस रखिए। अब हम ये देखते हैं कि इसके पीछे का क्या रीजन है। यानी सिविल केसेस में फैक्ट ये है कि किसी कंसर्न पर्सन का कैरेक्टर ऐसा है कि वो कैरेक्टर जो कंडक्ट उस पर्सन पर इंप्यूट किए गए हैं उसे हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बनाता है। अब ये फैक्ट इररिलेवेंट क्यों है जी? ये जो फैक्ट है ये इररिलेवेंट इसलिए है बिकॉज डिफेंडेंट की लायबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट केसेस के फैक्ट्स को कंसीडर करती है, ना कि उसके कैरेक्टर। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं, डिफेंडेंट की लायबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट केसेस के फैक्ट्स को कंसीडर करती है, ना कि उसके कैरेक्टर को। अब आगे और एग्जांपल दे रखे हैं, इनको डिस्कस करते हैं। A files a suit against B for possession of a house, alleging that he, yani B, has taken forcible possession of it. In this example, A cannot lead evidence about B's character to show that it was likely for him to trespass. Neither B can lead evidence of the fact that his character has been such that he could not have been guilty of trespass. तो क्या बताया इन्होंने यहां पर? A ने B के अगेंस्ट सूट फाइल किया है पोजेशन ऑफ अ हाउस का, ये अलेज करते हुए कि बी ने मेरे मकान पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। अब इस एग्जांपल में ए बी के कैरेक्टर का एविडेंस लीड नहीं कर सकता
ये दिखाने के लिए कि बी ने तो ट्रेसपास किया ही होगा। दैट मीन्स ए बी के बैड कैरेक्टर का एविडेंस लीड नहीं कर सकता। ठीक है, सिमिलरली बी भी एविडेंस लीड करके यहां ये नहीं दिखा सकता कि मेरा जो कैरेक्टर है वो ऐसा है कि मैं उस ट्रेसपास का गिल्टी नहीं हो सकता। यानी बी अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस लीड नहीं कर सकता। ओके, क्लियर हुआ? लाइकवाइज और एग्जांपल देख लेते हैं। इफ अ मैन इज sued फॉर ब्रेकिंग हिज प्रॉमिस और फॉर wrongful detaining of another's good or selling an article inferior to the sample, evidence of his character cannot be given to show that it was unlikely for him to do so. इसी तरीके से उन्होंने यहां पर और एग्जांपल दे दिए हैं कि अगर एक पर्सन को ब्रीच ऑफ प्रॉमिस के लिए सू किया गया है या फिर किसी दूसरे पर्सन के गुड्स को रॉन्गफुली डिटेन करने के कारण सू किया गया है या फिर सैंपल से इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स को बेचने के लिए सू किया गया है, तो अब इन तीनों ही केसेस में उस पर्सन के कैरेक्टर का एविडेंस हम लीड नहीं कर सकते, ये दिखाने के लिए दैट इट वाज लाइकली और अनलाइकली फॉर हिम टू डू सो। ओके, लाइकली मीन्स प्रोबेबल या एक्सपेक्टेड एंड अनलाइकली मीन्स अनएक्सपेक्टेड या इम्प्रोबेबल। ओके, आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। काफी सारे एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो सेक्शन 52 है इसके एक्सेप्शन के बारे में। जो जनरल प्रिंसिपल ले डाउन कर रखा है सेक्शन 52 में, अब हम इसके एक्सेप्शन को डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शन मींस कि सिविल केसेस में पार्टी के कैरेक्टर का एविडेंस कब रेलेवेंट माना जाएगा। चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, in civil cases the fact that the character of any person is such as to affect the amount of damages which he ought to receive is relevant. The evidence of good or bad character of the defendant is irrelevant to damages, but the character of the plaintiff is relevant. In an action for damages for seduction, libel, defamation proceeding in divorce court, evidence of bad character of the plaintiff is allowed as it is likely to affect the damages that the plaintiff ought to receive. तो पहला एक्सेप्शन क्या बताया जनरल रूल का? सिविल केसेस में प्लेंटिफ का कैरेक्टर तब रेलेवेंट माना जाएगा जब प्लेंटिफ का कैरेक्टर उसको मिलने वाले डैमेजेस के अमाउंट को इफेक्ट करता है। दैट इज सिविल केसेस में क्वांटम ऑफ कंपनसेशन को डिसाइड करने के लिए प्लेंटिफ का बैड कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाएगा। ध्यान से समझना आप इस बात को, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। सिविल केसेस में क्वांटम ऑफ कंपनसेशन को डिसाइड करने के लिए कि कोर्ट को कितना कंपनसेशन देना चाहिए एग्री पार्टी को, इसको डिसाइड करने के लिए प्लेंटिफ का बैड कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहां पर और एग्जांपल्स गिवन है। एक्शन फॉर डैमेजेस, एक्शन फॉर सिडक्शन, एक्शन फॉर लिबल, डिफेमेशन एक्सेट्रा। अब कुछ बातें हैं मोटी मोटी सी, आप इनको याद रखना। नंबर 1, इन ऑर्डर टू डिसाइड क्वांटम ऑफ डैमेजेस, गुड कैरेक्टर ऑफ प्लेंटिफ इज इरेलेवेंट, ओनली बैड कैरेक्टर ऑफ प्लेंटिफ इज रेलेवेंट। क्वांटम ऑफ डैमेजेस को डिसाइड करने के लिए प्लेंटिफ का गुड कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं है, ओनली बैड कैरेक्टर इज रेलेवेंट। सेकंड, डिफेंडेंट के गुड या बैड कैरेक्टर का एविडेंस डैमेजेस के लिए इरेलेवेंट। एग्री पार्टी जो है उसका कैरेक्टर चाहे बैड हो चाहे गुड हो, डिफेंडेंट के कैरेक्टर का एविडेंस डैमेजेस के लिए इरेलेवेंट। ऑलराइट, तो हम इसे ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, केवल प्लेंटिफ का बैड कैरेक्टर रेलेवेंट है एज ही इज द वन हु विल रिसीव डैमेजेस। एंड व्हाई बैड कैरेक्टर इज रेलेवेंट? बिकॉज द बैड कैरेक्टर विल अफेक्ट द क्वांटम ऑफ डैमेजेस। एज इन सिविल केसेस कंपनसेशन इज द ओनली रेमेडी। ठीक है, क्लियर हुआ ना? जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी विद ईच अदर। ठीक है, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ठीक है भाई आपस में हम 2-3 महीने बाद शादी करेंगे। 3 महीने के बाद शादी की डेट तय की गई। अब जो बी का नेचर है वो बड़ा ही खराब है, बी अपने ईगो में रहती है,
ए से बात बात पर लड़ती है, एक और बात पर कमेंट करती है। ए ने कुछ दिन तो टॉलरेट कर लिया, पर 1 महीने बाद ए इसे और टॉलरेट नहीं कर पाया और ए ने इस शादी के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। बी ने सूट फाइल कर दिया फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी हु इज द प्लेंटिफ हियर? बी। तो अब यहां कोर्ट बी को कंपनसेशन ग्रांट करते समय उसके कैरेक्टर को कंसीडर करेगी, वाई एज बी का बैड कैरेक्टर इज रेलेवेंट। क्या डिस्कस किया था हमने? सिविल केसेस में क्वांटम ऑफ कंपनसेशन को डिसाइड करने के लिए प्लेंटिफ का बैड कैरेक्टर रेलेवेंट होता है। 10 तो इस केस में क्वांटम ऑफ कंपनसेशन को डिसाइड करते समय कोर्ट बी के बैड कैरेक्टर को कंसीडर करेगी। वाई? बिकॉज इट विल अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस टू बी गिवन बाय कोर्ट। तो सपोज करके चलिए, अगर नॉर्मली कोर्ट बी को 50,000 रुपए कंपनसेशन ग्रांट करती, तो अब यहां कोर्ट बी के कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए केवल उसे 10 या 15,000 कंपनसेशन ही ग्रांट करेगी। ओके, तो अब आपको क्लियर हुआ कि सिविल केसेस में क्वांटम ऑफ कंपनसेशन को डिसाइड करने के लिए प्लेंटिफ का बैड कैरेक्टर इज रेलेवेंट। और बाकी जितनी भी चीजें हमने यहां डिस्कस करी थी वो सब आपको अच्छे से याद रखनी है कि जैसे डिफेंडेंट का कैरेक्टर चाहे वो बैड हो चाहे वो गुड हो, वो डैमेजेस के लिए इरेलेवेंट है। इसी तरह क्वांटम ऑफ डैमेजेस को डिसाइड करने के लिए प्लेंटिफ का गुड कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं है, केवल बैड कैरेक्टर रेलेवेंट है। ओके, तो जितनी भी बातें हमने यहां डिस्कस करी थी वो सब आप याद रखना। और इसके अलावा आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि हर सिविल सूट में क्वांटम ऑफ डैमेजेस को डिसाइड करने के लिए प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट नहीं होगा। दोबारा से बता रहा हूं, हर सिविल सूट में क्वांटम ऑफ डैमेजेस को डिसाइड करने के लिए प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट नहीं होगा। जैसे हमने कुछ एग्जांपल किए थे, अगर आपको याद हो तो नेग्लिजेंट ड्राइविंग का केस था, इसमें जो प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर का एविडेंस था वो रेलेवेंट था? नहीं था। इवन दो इट वाज अ सिविल सूट, लेकिन फिर भी प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट नहीं था। इसी तरह आपको अगर याद हो तो हमने और एग्जांपल भी डिस्कस किए थे, जैसे हाउस ट्रेसपास का, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस का, रॉन्गफुल डिटेनिंग ऑफ अनदर गुड्स का, सेलिंग एन आर्टिकल इंफीरियर टू द सैंपल। तो इन सभी एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि एविडेंस ऑफ हिज कैरेक्टर कैन नॉट बी गिवन टू शो दैट इट वाज लाइकली और अनलाइकली फॉर हिम टू डू सो। तो क्या कोर्ट ने क्वांटम ऑफ डैमेजेस को डिसाइड करते समय इन सिविल सूट में प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर का एविडेंस कंसीडर किया था? नहीं किया था ना। इसलिए आप याद रखना, हर सिविल सूट में क्वांटम ऑफ डैमेजेस को डिसाइड करने के लिए प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट नहीं होगा। Whereas suit for damages for sedition, libel, defamation, divorce proceeding, breach of promise to marriage, इन सभी सिविल सूट में प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट है इन ऑर्डर टू डिसाइड द क्वांटम ऑफ कंपनसेशन गिवन बाय कोर्ट। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि हर सिविल केसेस में प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर का एविडेंस एडमिसिबल नहीं माना जाएगा इन ऑर्डर टू डिसाइड द क्वांटम ऑफ कंपनसेशन टू बी ऑर्डर्ड बाय कोर्ट, और केवल उन्हीं सिविल केसेस में जिनमें डैमेजेस का अमाउंट पार्टी के कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, केवल इन्हीं केसेस में प्लेंटिफ का बैड कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट माना जाएगा। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज तो सिविल सूट है इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर का एविडेंस एडमिसिबल कर लोगे। ओके, वो सिविल केसेस के नेचर के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड एक्सेप्शन देखते हैं। सेकंड एक्सेप्शन सेज एविडेंस कैन बी गिवन ऑफ अ पार्टीज कैरेक्टर व्हेन हिज कैरेक्टर इज इटसेल्फ अ फैक्ट इन इशू, where, for example, an action is brought for divorce on the ground of cruelty, the cruel character of defendant being a fact in issue, the plaintiff can lead evidence of it. तो सेकंड एक्सेप्शन क्या कहता है? सिविल केसेस में पार्टी के कैरेक्टर का एविडेंस तब दिया जा सकता है जब कैरेक्टर ही अपने आप में फैक्ट इन इशू है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए जब क्रुएल्टी के ग्राउंड पर डिवोर्स का सूट फाइल किया गया है, तो अब जो डिफेंडेंट का क्रूअल कैरेक्टर है
ये अपने आप में फैक्ट एंड इशू है। दस प्लेंटिफ कैन लीड एविडेंस ऑफ सच क्रूअल और बैड कैरेक्टर। तो ये सेक्शन 52 की कुछ एक्सेप्शन है। अब इसके अलावा जो सेक्शन 52 के अंदर एक्सेप्शन दे रखी थी, अब हम उसको देख लेते हैं। कहां दे रखी है सेक्शन 52 के अंदर एक्सेप्शन? देखो ये एक्सेप्ट इन सो फार एज सच कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट्स अदरवाइज रेलेवेंट। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। क्या कहता है जी एग्जांपल? A filed suit against B for breach of contract. Here, character B is irrelevant. But if A prove that B forged a document for the purpose of breach, then such forging of document will be relevant as preparation or previous conduct under Section 8, portraying the bad character of B. तो क्या बताया इन्होंने यहां पर? A ने B के अगेंस्ट breach of contract का सूट फाइल किया है। अब यहां बी का जो कैरेक्टर है वो इरेलेवेंट है, बट अगर ए ये प्रूव कर देता है कि बी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के लिए डॉक्यूमेंट को फॉर्ज किया है, तो नाउ फॉर्जिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी रेलेवेंट एज प्रिपरेशन और प्रीवियस कंडक्ट अंडर सेक्शन 8, बिकॉज ये क्या दिखा रहे हैं? पोर्ट्रेइंग द बैड कैरेक्टर ऑफ। ठीक है, हमने डिस्कस किया था ना कि अगर वो कैरेक्टर कहीं और रेलेवेंट है, जैसे सेक्शन 8 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 15 में, तो फिर वो कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाएगा। और इस एग्जांपल में डॉक्यूमेंट को फॉर्ज करने के लिए बी ने जो प्रीवियस कंडक्ट किया है या प्रिपरेशन करी है, ये सेक्शन 8 में रेलेवेंट है एज ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? बैड कैरेक्टर ऑफ बी। ठीक है, तो देखो ये था हमारा सेक्शन 52। सेक्शन 52 पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस सेक्शन को अच्छे से कवर करना है। अब आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं मैं। ए, व्हाइल ड्राइविंग हिज कार ऑन द रोड रन्स ओवर बी एंड ब्रेक हिज नी। बी फाइल अ सूट अगेंस्ट ए फॉर डैमेजेस। इन दिस सूट वेदर कैरेक्टर ऑफ बी इज रेलेवेंट? डिसाइड। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में विद रीजन के साथ मेंशन करना है। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।